एक मिनट रुको। ओम। वैशेषिक दर्शन में हम 7वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 11 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो कोई अगर इसमें प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12वां सूत्र, उसकी भूमिका है। एकस्मिन् पार्थिव द्रव्ये सापेक्ष विशेषस्य अपकर्षस्य उत्कर्षस्य भावात् अभावाच्च कथम अणुत्व महत्व व्यवहारः कल्प्यते अत्र उच्यते। एक एक पार्थिव द्रव्य में सापेक्ष और विशेष के अपकर्ष का, उत्कर्ष का, भाव और अभाव होने से कैसे अणुत्व और महत्व का व्यवहार कल्पित किया जा सकता है, कल्पित किया जाता है, उसके बारे में कहते हैं अत्रोच्यते। एक कालत्वात्, एक कालत्वात् अर्थात एक ही पार्थिव या कोई भी द्रव्य है जो, तो एक द्रव्य में अणुत्व या महत्व, इन दोनों व्यवहारों को जानना अन्य दो पदार्थों के साथ एक ही काल में तुलना करने से होता है। कि एक ही काल में अन्य दो पदार्थों के साथ में तुलना की जा रही है। एक पदार्थ उससे बड़ा है, एक पदार्थ उससे छोटा है। तो एक ही काल में जब इस प्रकार की तुलना की जाती है तो ये व्यवहार संभव हो जाता है। तो इसमें भाष्य छोटा सा देखते हैं। यतो ही एकस्मिन् काले तत्र एकस्मिन् पार्थिव द्रव्ये अणुत्वं महत्त्वं च प्रतीयते यद्वा उपलभ्यते। क्योंकि एक ही समय में उस एक पार्थिव द्रव्य में अणुत्व और महत्व प्रतीत होता है या उपलब्ध होता है।
तो कहते हैं कि सापेक्ष विशेष भावाभाव निमित्ता तयोर उपलब्धि ही। सापेक्ष विशेष का भाव और अभाव होना, भाव और अभाव होने के निमित्त वाली उन दोनों अणुत्व और महत्व की उपलब्धि होती है। सापेक्ष विशेष अभिप्राय किसी वस्तु विशेष की अपेक्षा से इस वस्तु में अणुत्व का भाव है अथवा अभाव है, ऐसे महत्व का भाव है या अभाव है। जब यह देखा जाता है तो एक ही वस्तु में अणुत्व और महत्व दोनों समझ में आ जाते हैं। तो अगला सूत्र कहते हैं दृष्टांताच्च। रूप रस आदि गुणों में भी उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा होने से समान परिमाण गुण में भी उत्कर्ष अपकर्ष होता है। तो भले ही एक ही बराबर की चीजें हैं तो भी अगर रूप रंग इत्यादि जो गुण हैं उनके उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव होता है तो भी उत्कर्षता और अपकर्षता देखी जाती है। एक ही समय में ये चीज इससे अच्छी है, ये चीज उस वस्तु से कमतर है, तो ऐसा भी देखा जाता है। तो यहाँ पर इसको भाष्य में देखते हैं दृष्टांताच्च। अणु महत परिमाणम अस्ति गुणः। अणु और महत जो परिमाण है वो गुण है, परिमाण गुण है। अणु और महत परिमाण गुण है। गुणेषु भवति ही अपकर्ष उत्कर्ष अपेक्षा। और जो गुण होते हैं उनमें अपकर्ष और उत्कर्ष की अपेक्षा होती ही है। ये इससे अधिक सुंदर है और उससे कम सुंदर है। तो ये अधिक और कम की जो अपेक्षा, इसी को यहाँ पर उत्कर्ष अपकर्ष की अपेक्षा कह रहे हैं। तत्र दृष्टांतो विद्यते यथा रूपम रसो वा गुण। उसमें ये उदाहरण है कि जैसे रूप और रस ये गुण है, कि कल जो अमरूद खाया था उससे ये फिर भी अच्छा है, और परसों जो खाया था उससे ये अच्छा नहीं है। उसका रस देख कर कह रहे हैं कि कल वाले से तो ये अच्छा है, कल वाला तो बहुत ही बेकार था, लेकिन परसों जो आया था अमरूद वो बहुत ही अच्छा था। तो एक फल की रस की बात की हमने, ऐसे ही रूप का भी उदाहरण है तो वो ले सकते हैं हम। अब यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, वस्त्र शंख स्फटिकेशु श्वेतत्वम अपकर्षोत्कर्षापेक्षया लक्ष्यते। कपड़े, शंख और स्फटिक मणि, इनमें सफेदी की उत्कर्षता और अपकर्षता अपेक्षा के द्वारा पहचानी जाती है। यथाचा। अब जैसे इसमें इतने में ये जो छोटा सा उदाहरण दिया है वस्त्र शंख और स्फटिक, तो देखिए जो शंख है
वो वस्त्र से तो अधिक सफेद है, लेकिन शंख स्फटिक से कम सफेद है। तो वही शंख में अधिक सफेद और कम सफेद दोनों का व्यवहार हो गया। किसकी अपेक्षा से? वस्त्र की अपेक्षा से और स्फटिक मणि की अपेक्षा से। एक ही वस्तु में कम सफेद है, अधिक सफेद है, दोनों ही व्यवहार हो रहे हैं। ऐसे ही और उदाहरण यथाचा और भी। द्राक्षा खर्जूरयोर मधुर रसोपकर्षोत्कर्षापेक्षया लक्ष्यते। जो मुनक्का है और जो खजूर है, उनमें मधुर रस के अपकर्ष और उत्कर्ष की अपेक्षा लक्षित होती है। तो देखिए, इसमें भी तीन चीजें लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तो दो ही लिए हैं। जो मुनक्का होती है वो खजूर से की अपेक्षा अधिक मीठी होती है। खजूर भी मीठा होता है, लेकिन उसमें मुनक्का की जो मिठास है उसकी अपेक्षा कुछ कम मिठास होती है। मुनक्का में कुछ अधिक मिठास होती है। ऐसे ही अगर हम ईख की बात करें, ईख को भी ले लें इसके साथ में। और अब ये तो मैंने कभी तुलना नहीं की, आप लोगों ने की हो तो पता नहीं, पर हम एक बार को मोटा मोटा मान के चलते हैं कि मुनक्का में खजूर की अपेक्षा अधिक मिठास है, लेकिन ईख की अपेक्षा कम मिठास है। अगर हम ऐसा कहें तो उसी मुनक्का में अधिक मिठास और कम मिठास दोनों का व्यवहार हो रहा है। अपेक्षा से, खजूर की अपेक्षा से कम, हाँ, अधिक मिठास का व्यवहार हो रहा है, और ईख की अपेक्षा से कम मिठास का व्यवहार हो रहा है। तो एक मोटा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा समझने के लिए। फिर हम देखते हैं, परंतु स एषो अणुत्व महत्व व्यवहारो द्रव्येषु वर्तते, किंतु वह यह अणुत्व और महत्व का जो व्यवहार है द्रव्यों में होता है, लेकिन 14वां सूत्र है, अणुत्व महत्वयोर अणुत्व महत्वाभाव कर्म गुणैर व्याख्यातः। तो अणुत्व और महत्व, अणुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व का जो अभाव है, और अणुत्व में महत्व का अभाव और महत्व में अणुत्व का अभाव, ये सभी कर्म और गुणों के समान समझने चाहिए। अर्थात कर्म में कर्म नहीं होता, गुण में गुण नहीं होता। गुण में गुणत्व तो होता है, कर्म में कर्मत्व तो होता है, पर गुण में गुण नहीं होता, कर्म में कर्म नहीं रहता। तो अंतर दोनों बातों में समझेंगे। कई लोग ये कहने लगते हैं ना कि गुण में गुण नहीं है तो फिर वो क्या गुण है। नहीं, गलत वाक्य है। गुण में यदि गुणत्व नहीं है तो वो क्या गुण है, ये कहना चाहिए। पर गुण में गुण कभी नहीं रहता, गुण में गुणत्व रहता है, उसमें गुणपन है। ये बात समझने की है। गुण में गुण, दूसरा गुण कोई या वही गुण, मतलब गुण में कोई भी अन्य गुण नहीं रह सकता, जैसे द्रव्य में गुण रहता है, इस तरह से समझेंगे। तो अब यहाँ पर हम भाष्य देखते हैं। अणुत्व अणुत्वे अणुत्वस्य महत्वे महत्वस्य अभावो अस्ति। अणुत्व में अणुत्व का और महत्व में महत्व का अभाव है। नाणुत्व अणुत्वम न च महत्व महत्वम विद्यते। अणुत्व में अणुत्व नहीं होता, महत्व में महत्व नहीं होता। यहाँ पर अणुत्व और महत्व दोनों गुण है, तो गुण में गुण नहीं होता, बात समझनी चाहिए ये।
अणुत्व में अणुत्वपन तो है, ऐसे ही महत्व में महत्वपन तो है, लेकिन अणुत्व में अणुत्व नहीं है, महत्व में महत्व नहीं है, ये बात। स च अभावः। कर्म भी गुणैश्च तुल्यो व्याख्यातो विदितव्य। वह जो अपने में अन्य गुण का अभाव है, या अपने में अपने का ही अभाव है, वह कर्म और गुणों के समान ही व्याख्यान कर दिया गया समझ लेना चाहिए। कर्माणि न स्वतंत्राणि गुणापि न स्वतंत्रा। कर्म भी स्वतंत्र नहीं है, गुण भी स्वतंत्र नहीं है। किंतु कर्म गुणा द्रव्याश्रयिणः सन्ति। कर्म और गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं। तथा अणुत्व महत्व च द्रव्याश्रयी भवति। ऐसे ही अणुत्व और महत्व भी द्रव्य के आश्रित होते हैं, न स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं होते। तस्माद अणुत्वे नाणुत्वम न च महत्वे महत्वम अस्ति। इसलिए अणुत्व में अणुत्व नहीं है और न ही महत्व में महत्व है। तथा च उत्क्षेपण कर्मणि न पुनरुत्क्षेपणम। ऐसे ही उत्क्षेपण कर्म में फिर उत्क्षेपण नहीं है। रूप गुणे पुनर्न रूप गुण कल्पित है। रूप गुण में फिर रूप गुण भी नहीं कल्पित किया जाता। तथैव अणुत्वे नाणुत्व महत्वे न महत्व। ऐसे ही अणुत्व में अणुत्व नहीं है, महत्व में महत्व नहीं है। कल्पितुम शक्यते, कल्पित नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रत्वाद एव, क्योंकि असवतंत्रता, क्षमा करें, असवतंत्रत्वाद एव, क्योंकि वे भी अस्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है, वो आश्रित रहते हैं। तो अब देखते हैं 15वें सूत्र की भूमिका। कर्म गुणैर व्याख्याता इति उच्यते कर्माणि न कर्मवन्ति गुणा न गुणवन्ता इति कुतः। कर्म गुणों के द्वारा व्याख्यान किया गया ऐसा कहा जाता है। कर्म जो है कर्मवान नहीं होते और गुण गुणवान नहीं होते। ऐसा कैसे, इसके बारे में कहते हैं। तो मैं समझता हूँ हाथ खड़ा हुआ है, अनम्यूट कर सकते हैं, बोले। आचार्य जी, ये जो आपने 14 वाला सूत्र पढ़ा, इसका एक एग्जांपल देके थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। भी गुण में गुण नहीं रहता, थोड़ा सा थोड़ी क्लियरिटी नहीं हम्म आई थोड़ी। जी देखिए, अब जैसे इन्होंने तो उदाहरण दिया ना, रूप में रूपत्व है, पर रूप जो है उसमें रूप तो है, पर रूप में अन्य रूप नहीं रहता, एक रूप है ना, तो कोई अन्य रूप गुण उसमें नहीं होता। ये कहना चाहते हैं, जो एक गुण है वही गुण है। द्रव्य में तो रूप गुण है, जैसे द्रव्य में रूप गुण रह रहा है, हाँ जी, ऐसे ही रूप में रूप गुण थोड़ी रह रहा है। वो तो भाई रूप वो गुण तो से रूप मतलब रूप सुंदरता गुण, होगी, मान लीजिए। हाँ हाँ जो भी है, हाँ, तो उसमें वो मतलब सुंदरता गुण नहीं सुंदर रहता। गुण है, सुंदर होना एक गुण हाँ जी, है ना। तो सुंदर होना अपने आप में एक गुण है। अब सुंदर में भी सुंदर हो रहना, ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है, हाँ ठीक है जी, क्लियर हो गया। धन्यवाद। जी जी। किसी व्यक्ति में सुंदरता है, वो तो ठीक है, कहा जाएगा। लेकिन सुंदरता में सुंदरता है, ये तो मतलब ये तो अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। फिर आप कब तक सुंदरता में सुंदरता कहते रहेंगे, सुंदरता में सुंदरता, हाँ इसकी तो जी, कोई हाँ सीमा चलिए, ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी, ठीक ठीक है है। जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर 15वें सूत्र को देख रहे थे। तो कर्म कर्म वाले नहीं होते, गुण गुण वाला नहीं होता। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में कहते हैं 15वां सूत्र, कर्म भी कर्माणि गुणैश्च गुणा व्याख्याता।
कहते हैं कर्म कर्म से शून्य है, गुण गुणों से शून्य है, असंबद्ध रहता है। ये पहले भी व्याख्यान किया जा चुका है, इस बात को पहले भी कहा जा चुका है, उसको दोबारा से कह रहे हैं समझाने के लिए। तो कहां कहां कहा जा चुका है ये भाष्य में देखेंगे। तो भाष्य देखते हैं। व्याख्यातानि कर्माणि व्याख्याता गुणाश्च, कर्म और गुण व्याख्यान कर दिए गए हैं। कर्म भी गुणैश्च संबध्यते, न वेति तत्र न संबध्यते खलु एष सिद्धांतः। तो कर्म भी व्याख्यान कर दिए गए हैं, गुण भी व्याख्यान कर दिए गए हैं। कर्मों के द्वारा और गुणों के द्वारा, कर्म और गुण मतलब कर्मों के द्वारा कर्म और गुणों के द्वारा गुण संबंध, मतलब उनसे संबद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसमें ये सिद्धांत है कि नहीं होते हैं, नहीं संबद्ध होते हैं। तो कैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक एक 16 हम पढ़ के आ चुके हैं। द्रव्याश्रय गुणवान, ठीक है, ये द्रव्य आश्रयी च अणुश्च गुण, अणुश्च अगुणश्च होना चाहिए। द्रव्य के आश्रय रहता है लेकिन उसमें गुण नहीं रहता, है ना। फिर है एक द्रव्यम अगुणम, ये 1-1-17 में कहा। और गुण वैधर्म्य न कर्मणा कर्म, गुण से वैधर्म्य होने से कर्मों का कर्म के साथ भी संबंध नहीं होता। तो ये 24वें सूत्र में कहा, उसी को आगे बता रहे हैं। कर्म कर्मणा सह न संबध्यते, कर्म कर्म के साथ में संबद्ध नहीं होता है। तस्य क्षणिकत्वात्, क्योंकि वो तो क्षणिक है, जो खुद ही क्षणिक है उसके अंदर कोई और कैसे रहेगा दूसरा कर्म। तस्मात् कर्माणि कर्म भी असंबद्धानि, इसलिए जो कर्म है वो कर्मों से असंबद्ध है, शून्यानि वा, या कह लें शून्य है। व्याख्यातानि, ऐसा व्याख्यान कर दिया गया है। गुणैश्च गुण असंबद्ध शून्य व्याख्याता, गुणों से जो गुण है वो भी असंबद्ध है, शून्य है, ऐसा व्याख्यान कर दिया गया है। तो पहले अध्याय के पहले पाद में ही सारी बात कर दी है। तो उसी को याद दिला रहे हैं बस यहाँ 15वें 7वें अध्याय के प्रथम आनिक के 15वें सूत्र में। तो कहते हैं भाई देखिए, तस्मादेव व्याख्यान प्रकारात, उसे ही व्याख्यान के प्रकार से अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च रहिता व्याख्याता, रहिता मैंने अध्यार कर लिया है, वैसे अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणाश्च व्याख्याता, ये सूत्र है। तो अभिप्राय क्या हुआ, तो 16वें सूत्र का अभिप्राय हुआ कि कर्म और गुण भी अणुत्व और महत्व से शून्य है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। अणुत्व महत्वाभ्याम कर्म गुणा च व्याख्याता, यथा अणुत्वम नाणु
यथाणुत्वम नाणुत्ववत, जैसे अणुत्व जो है वो अणुत्व वाला नहीं, महत्वम न महत्ववत, ऐसे ही जो महत्व है अर्थात महत्व गुण है वो भी महत्व गुण वाला नहीं है। तस्य अणुत्वस्य महत्वस्य स्वतंत्रत्वात्, उस अणुत्व और महत्व के स्वतंत्र न होने के कारण से, क्योंकि वो तो आश्रित है द्रव्य के, अस्वतंत्र है। और आगे द्रव्य आश्रयत्वात्, उनके द्रव्य के आश्रय से होने से, तथा एव वैसे ही कर्म न अणुत्व महत्व, ऐसे कर्म भी न तो अणुत्व वाला न महत्व वाला, गुणो न अणुत्व महत्ववान, ऐसे गुण भी न अणुत्व वाला न महत्व वाला है। तस्य अस्वतंत्रता, उस गुण के और कर्म के दोनों के ही स्वतंत्र न होने से। और द्रव्याश्रयित्वात्, क्योंकि वो भी दोनों द्रव्य के आश्रय हैं। अथ च यथा कर्मभिः कर्माणि असंबद्धानि शून्यानि, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कर्मों से कर्म असंबद्ध हैं, शून्य है, गुणाश्च गुणैरसंबद्धाः शून्याः, गुणों से गुण असंबद्ध और शून्य है, तथैव अणुत्व महत्वाभ्याम असंबंधानि शून्यानि कर्माणि गुणाश्च, वैसे ही अणुत्व और महत्व इन दोनों से जो भी असंबद्ध है, शून्य है, कर्म और गुण। कर्माणि को ले लें पहले, फिर गुणाश्च, गुणाश्च को अलग ले लेते हैं। गुणाश्च अणुत्व महत्वाभ्याम असंबद्धा शून्य संति, और गुण भी अणुत्व और महत्व से असंबद्ध है, शून्य है। ये तो गुणाः संति अगुणवन्तः, क्योंकि गुण जो है वो बिना गुण वाले हैं। कर्माणि च संति अगुणवंती, और कर्म भी जो है वो अगुणवान हैं। और अणुत्व महत्व च गुण, और अणुत्व और महत्व क्या है, वो तो गुण है। तो कर्म में भी गुण नहीं रहता, गुण में भी गुण नहीं रहता, ऐसे भी समझ सकते हैं। कुल मिला के बात वही है, उसको कितनी प्रकार से आप कह लीजिए। तो अब आगे देखते हैं 17वें सूत्र की भूमिका को। दीर्घत्व ह्रस्वत्व योरपि महत्वाणुत्वाभ्याम परिकर्म सादृश्यमिति, नहीं, परिकर्म सादृश्यम अतिदिशति। तो दीर्घत्व ह्रस्वत्व इन दोनों के भी महत्व और अणुत्व के द्वारा प्रक्रिया सादृश्य दिखाते हैं आचार्य कणाद जी 17वें सूत्र में। एतेन दीर्घत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते, तो जितनी बातें अणुत्व महत्व के बारे में कही वो सब आप दीर्घत्व और महत्व के बारे में भी समझ लीजिए। इसका भाष्य देखते हैं। महत्वाणुत्वयोर लक्षणादि परिकर्मणा, महत्व और अणुत्व इन दोनों के लक्षण आदि परिकर्म के द्वारा दीर्घत्व ह्रस्वत्व यथासंख्यम दीर्घत्व ह्रस्वत्व एक एक करके यथाक्रम दीर्घत्व और ह्रस्वत्व व्याख्याते थे वेदितव्य, इनको भी व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। महत्वाणुत्वयोर विषय यत्किंचिद उक्तम, महत्व और अणुत्व इन दोनों के विषय में जो कुछ कहा,
लक्षणादिकम, जो कुछ लक्षणादि का है, तत्सर्वम वह सब, दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोः अपि तथैव विज्ञेयम्, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व के विषय में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। ततत्र परिगण्यते, उसके विषय में परिगणना की जाती है। कारण बहुत्वात् दीर्घत्वम, कारण बहुत्वात् ह्रस्वत्वम। तो जैसे कारण बहुत होने से जो महत्व था, ऐसी दीर्घत्व है। ऐसे कारण अबहुत्वात् ह्रस्वत्वम, कारण के बहुत न होने से ह्रस्वत्व था, ऐसे ही अणुत्व था, ऐसे ही ह्रस्वत्व है। उत्कर्षापेक्षम दीर्घत्व, अपकर्षापेक्षम ह्रस्वत्व। उत्कर्ष की अपेक्षा से दीर्घत्व होता है, अपकर्ष की अपेक्षा से ह्रस्वत्व होता है। दीर्घत्व न दीर्घत्ववत्, ह्रस्वत्व न ह्रस्वत्ववत्। दीर्घत्व जो है दीर्घत्व वाला नहीं है, ह्रस्वत्व ह्रस्वत्व वाला नहीं है। इदम खलु महत्वाणुत्वाभ्याम सादृश्यम दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोरेतदर्थम उक्तम। यतो ही, तो ये निश्चय से अणुत्व महत्व के से सादृश्य दीर्घत्व ह्रस्वत्व का इसलिए कहा गया, क्योंकि यत्र महत्व तत्र दीर्घत्व, जहां महत्व है वहां दीर्घत्व भी है। बड़ा मतलब लंबाई भी अधिक होगी जो बड़ा होगा। यत्र अणुत्व तत्र ह्रस्वत्व, जहां पर अणुत्व होगा उसकी लंबाई अपने आप ही कम होगी। कथम पुनः कारण भेदे कार्य भेद, तो कारण भेद होने, कारण का अभेद होने पर कार्य में भेद क्यों है? यतो ही गुरुत्वम प्रस्तारवापेक्ष महत्वाणुत्वयोर व्यवहारो। लंबत्वम अपेक्ष दीर्घत्व ह्रस्वत्वयोर व्यवहारो अस्ति इति भेदः। क्योंकि जो गुरुत्व है, भारीपन है या विस्तार, फैलाव, उसकी अपेक्षा से महत्व और अणुत्व का व्यवहार होता है। जबकि लंबत्वम अपेक्ष, लंबेपन और छोटेपन की अपेक्षा को से जो है दीर्घत्व और ह्रस्वत्व का व्यवहार होता है। ये भेद है। इसमें से एक पंक्ति कटवा दी है, व्यव्रियते च समेषु महत्सु दीर्घोयम तथा समेषु दीर्घेषु महानयम इति। इसको कटा दिया है क्योंकि ऐसा व्यवहार होता नहीं है। जहां लंबा कहना था वहां लंबा ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सब महत्व को लंबा भी कह दिया जाए। फिर आगे कहते हैं, तत्र चतुषु परिमाणेषु खलु अणुत्व महत्व परिमाणयो हो प्राधान्यम इति। इस प्रकार से जो चार प्रकार के परिमाण हुए, अणुत्व, महत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, उनमें अणुत्व और महत्व इन दोनों की प्रधानता है। प्रधानता ज्ञापयति, ये आचार्य से सूत्र शैली, आचार्य जी की सूत्र शैली जो है वो अणुत्व महत्व की प्रधानता दिखा रहे हैं। इनका ज्यादा प्रयोग होता है, ह्रस्वत्व दीर्घत्व का कहीं कहीं होता है। तो इतने ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते गुरु नमस्ते। जी। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी।